सामीन और नाजरीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा CDC टाइम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रिफा FM 102.2। और सामीन, ये प्रोग्राम जो है वो रिफा FM 102.2 रेडियो पे मुलाहिज़ा करने के साथ साथ आप हमारा जो फेसबुक पेज है रिफा FM 102.2 का, उस पर भी आप इसको लाइव देख सकते हैं। और उसके कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई आपके सवालात हैं, या अगर आप कुछ हमारे एक्सपर्ट से आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक होगा उसके हवाले से कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। अच्छा सामीन, आज हमारे इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हमेशा की तरह एक्सपर्ट मौजूद हैं और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं एक लाइव प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। और आज हम अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो कि हमारा प्रोग्राम है CDC टाइम। आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम के हवाले से। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा मौजूद हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले तो हम अपने मेहमान को, अपनी एक्सपर्ट को, डॉक्टर आयशा को खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में हैं और हमेशा की तरह एक नए अंदाज में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। डॉक्टर आयशा, मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले हम आज के जो इस टॉपिक पे बात करने से भी पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ आप ये शेयर करें कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से आज के दौर में ख़ास तौर पे अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन तो हम यहाँ पे बहुत सारी शेयर कर रहे होते हैं, हमेशा किसी ना किसी टॉपिक के हवाले से बात कर रहे होते हैं, बट पर्टिकुलरली चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आयशा और मैं पिछले 2.5 साल से रिफा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में काम कर रही हूँ। जो रिफा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, बेसिकली थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रो दूंगी अपने व्यूवर्स को। 2011 में बना था और बेसिकली इसमें हमारे पास काफ़ी सारे डोमेन्स हैं। इसमें हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी है, इसमें हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी है, लाइक स्पीच फिजियो डिपार्टमेंट है, तो जिसमें हमारे पास सारे फिजियोथेरेपिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे पास स्पीच का डोमेन है, जिसमें स्पीच के जितने भी हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है, बेसिकली वो उन बच्चों को डील करते हैं। IEP का एक डोमेन है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें हर बच्चे की लिटरेसी पे काम होता है। और इसके अलावा हमारे पास ADLs, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। तो इन डोमेन्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हम लोग किस किस तरह से काम करते हैं। अगर मैं फ़िज़ियो की बात करूँ तो जो फ़िज़ियो का हमारा डोमेन है, बेसिकली उसमें वो सारे बच्चे जो कि किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, कुछ भी उनके लाइफ में किसी भी तरह की लिमिटेशन है बेसिकली, तो हम उस पर काम करते हैं और बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और बच्चे को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट बनाते हैं। लाइक जो बच्चा दूसरों पे डिपेंडेंट है, उस चीज़ को हम लोगों ने मिनिमाइज़ करना है और मैक्सिमाइज़ करना है उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ को। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पीच का डोमेन है, बेसिकली उसमें हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है। तो ज़ाहिरी सी बात है कि अगर एक बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है, तो जहाँ पे उसकी फिजियो की नीड है, लाइक फिजिकली वो डिसेबल है, तो उसकी स्पीच भी डिले होगी। लाइक वो बच्चा जो है वो टाइमली नहीं बोलेगा। एक नॉर्मल बच्चा जितने एक नॉर्मल बच्चे की टाइमली जो है वो स्पीच आ जाती है, तो वो बच्चा टाइमली नहीं बोलेगा, या अगर वो बोलेगा भी तो उसकी जो स्पीच है वो फंक्शनल नहीं है। या तो वो बोल नहीं सकता या वो बोल सकता है, लेकिन उसकी जो स्पीच है वो फंक्शनल नहीं है। तो उसको किस तरह से फंक्शनल बनाना या उस बच्चे को किस तरह से वर्बल करना, वो बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट जो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ADLs का जो हमारा डोमेन है, उसमें हमारे पास जितने भी लाइक जिस तरह हम फिजियो में ग्रोस मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, उस तरह से वो लोग फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं कि बच्चे की जितनी भी लाइक बच्चे ने सेल्फ ग्रूमिंग एक्टिविटीज़, बच्चे ने अपने जो टीथ है वो कैसे ब्रश करना है, फेस को कैसे वॉश करना है, अपनी जो क्या कहते हैं शर्ट को कैसे पहनना है, बटन्स कैसे बंद करने हैं, शू लेसेस कैसे बंद करने, तो इस तरह की वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ADLs में वो लोग करवाते हैं और फाइन मोटर स्किल्स को टारगेट करते हैं। जो हमारे पास IEP है, बेसिकली इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, तो जाहिर सी बात है एक बच्चा अगर स्पेशल नीड्स के साथ है तो उसको जो उसकी जो स्कूलिंग होती है वो भी एक स्पेशल नीड के बच्चे की तरह होनी चाहिए। एक नॉर्मल स्कूल में वो बच्चा नहीं चल सकता। सो जो IEP का बेसिकली डोमेन है, उनका मेन काम यही है कि बच्चों की लिटरेसी पे काम करना, स्पेशल नीड्स के बच्चों की जो एक स्कूलिंग की नीड होती है उसको फुलफिल करना।
बिल्कुल तो ठीक है। और अगर एड्रेस की मैं बात करूँ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की, तो ये अताउल हक रोड पे वेस्ट रिज 1 में है। और हमारा कांटेक्ट नंबर भी चल रहा होगा, तो आप जी किसी भी बिल्कुल, टाइम आप लोगों जो का है वो- कांटेक्ट नंबर जो है वो सामीन और लिसनर्स व्यूअर्स जो है वो हमारा अभी इस वक्त जो फेसबुक हमारा पेज है वहाँ पे ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, और मैं यहाँ पे आप लोगों की सहूलत के लिए इस नंबर को बोल भी देती हूँ, जो कि है 0320786533 0320786533। ये है राब्ते का नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में। और जैसे कि डॉक्टर आयशा ने बताया कि आजकल के दौर में देखा जाए तो जिस तरह की हमारी खुराकें हैं या जिस तरह के एक लिविंग स्टाइल हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आजकल जो ख़ास तौर पे बर्थ्स हो रही हैं, या अगर मैं ओवरऑल एक बर्थ रेट की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे बच्चे इस तरह की पैदाइश के साथ आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके इश्यूज़ आ रहे हैं सामने, फिज़िकली भी हैं, मेंटली भी हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहना चाहूँ कि डिलेड माइलस्टोन, यानी कि नॉर्मल बच्चों से हटकर वो बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा एक स्पेशल नीड के साथ हैं, तो उन बच्चों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो है, जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है, वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं उनके लिए मैं स्पेशली इस बात को कहना चाहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में या कि अपने घर में इस तरह का कोई बच्चा मौजूद है जो कि किसी भी लिहाज से किसी भी तरह की स्पेशल नीड्स के साथ है, तो आप उस बच्चे को यकीनन यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसका आप इस तरह से उसका लाइफस्टाइल को आप मेंटेन कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट वो किसी हद तक वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके और अपनी वो रूटीन की लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के साथ उस अंदाज में गुजारने की कोशिश कर सके। तो डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ा सा अपने इस प्रोग्राम में मज़ीद आगे चलते हैं, और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जो कि है माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि बेसिकली ये क्या है, किस तरह से है, और इसमें क्या होता है, और किस तरह से इसको हम बयान कर सकते हैं। जी, माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम बेसिकली बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो इसका नाम सुना होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जिस तरह अगर हम लोग सीपी की बात करें या डाउन सिंड्रोम की बात करें, तो वो बच्चे हमारे पास अगर विद इन पाकिस्तान देखें या वर्ल्ड वाइड देखें तो वो हमारे पास काफ़ी उनकी जो है वो तादाद है। लेकिन अगर हम लोग माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम की बात करें तो ये एज़ कम्पेयर टू दोज डिजीज़ ये कम है। माइक्रो, जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो डिलीशन का मतलब, माइक्रो का मतलब टाइनी एंड डिलीशन का मतलब टेकन अवे, ठीक है, या मिसिंग। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा। जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक टाइनी सा पार्ट जो है बेसिकली वो मिस हो जाता है या डिलीट हो जाता है। अब वो किस तरह से होता है, थ्रू आउट लाइफ जो है वो हमारे जो सेल्स है बेसिकली वो रिप्लिकेट होते रहते हैं डिवीजन के थ्रू। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है बेसिकली हमारी बॉडी उनको चॉप अप करती है। अब इस चॉप अप प्रोसेस में वंस इन अ वाइल क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम का एक टाइनी सा पार्ट जो है वो मिस हो जाता है या वो कट जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर जब वो पार्ट कट जाता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ जितने भी जीन्स थे उस लेवल पे वो कट गए, तो उनका जो फंक्शन था वो कोई और तो नहीं है जो उस फंक्शन को परफॉर्म करे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से सिंड्रोम बेसिकली हो जाता है, उसको हम लोग माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम कहते हैं। अब इसकी जो स्वेरिटी है वो डिपेंड करेगी कि जो क्रोमोसोम कट हुआ है या जो मिस है बेसिकली, एक तो ये है कि उसका साइज कितना है। जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा साइज होगा उतने ज़्यादा जीन्स जो है वो मिस होंगे और वो जो जेनेटिक फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगी डिटेल में। इसके अलावा दूसरा लोकेशन कि किस लेवल पे है, कहाँ पे है, इसकी जो फर्दर इन्होंने डिवीज़न की हुई है वो भी इसके लोकेशन के हिसाब से की हुई है और इसका जो साइज़ है उसके हिसाब से की हुई है। बिल्कुल सही, जिसको मैं फर्दर जो है वो डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली इस डिज़ीज़ में ये सारा का सारा जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है बेसिकली वो क्रोमोसोम की होती है और जीन्स की होती है, जिसकी वजह से बच्चे में बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ आ जाती है, डेवलपमेंटल डिले आ जाता है, सीजर्स के साथ प्रेजेंट करता है और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो बच्चे में आ जाती है। तो क्या डॉक्टर साहब ये क्या बाय बर्थ होता है या क्या लाइफ के किसी भी टाइम में ये हो सकता है? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली
ड्यूरिंग जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, एग एंड स्पर्म सेल्स, जब ठीक उनकी है। डिवीजन हो रही होती है और उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, या जो फीटल है बेसिकली, जो फीटस की जब ग्रोथ हो रही है मदर के वॉर्म के अंदर, तो उस टाइम पे उन डिवीजन या फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं ये जो क्रोमोसोम है बेसिकली ये मिस हो जाता है या कट हो जाता है, या जो है बेसिकली इस ये जो उसका टाइनी पार्ट है बेसिकली वो कहीं ना कहीं जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये उस लेवल पे बच्चे में जो है वो इस सिंड्रोम को फिर फर्दर जब जेनेटिक टेस्टिंग होती है तो इस सिंड्रोम को जो है बेसिकली बच्चे को लेबल किया जाता है कि अच्छा ये बच्चा इस सिंड्रोम के साथ है। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है बेसिकली उससे पता चल जाता है, जिस तरह के हमारे पास डाउन सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस तरह से ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं तो उससे फिर पता चल जाता है कि अच्छा ये बच्चा इस डिजीज़ के साथ है। तो ये उस टाइम पे ही होता है जब फीटल डेवलपमेट हो रही है या जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनकी डिवीजन और फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस लेवल पे जो है वो ये बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि ये बिफोर बर्थ जो है इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा कि इससे जो बच्चे मुतासर होते हैं या जिन बच्चों की पैदाइश या बर्थ जो है वो इस सिंड्रोम के साथ होती है, तो उनकी जिस तरह से आपने पहले तस्करा किया कि ये इसकी सिवियरिटी जो है वो डिपेंड करती है कि किस हद तक वो जो उसके डिलीशन का है पार्ट है मिसिंग है या क्रोमोसोम्स कहाँ तक मिसिंग है। तो क्या इसके कोई डिसेबिलिटी में क्या कोई इसके कोई फेशियल एक्सप्रेशंस का भी कोई ताल्लुक होता होगा कि जो इससे जैसे डाउन सिंड्रोम की जैसा से अगर हम बात करते हैं तो उसमें बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल आते हैं सामने, स्पेसिफिक फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो क्या इसमें भी कोई फेशियल एक्सप्रेशंस का कोई ताल्लुक होता है? इससे जो मुतासर बच्चे हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या आम नॉर्मल बच्चों के उससे डिफरेंट होते हैं? जी जी, जिस तरह पहले बात की कि चूँकि जो डाउन सिंड्रोम है वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसमें भी बच्चे के जो फेशियल जो फीचर्स होते हैं उससे हम लोग इनिशियली जब जैसे ही बच्चा एंटर होता है तो हमें फीचर से पता चल जाता है कि मे बी ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो, क्योंकि एक उनकी स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होती है जो किसी और डिजीज़ में नहीं होती। सेम इसी तरीके से माइक्रोडिलीशन सिंड्रोम की भी अगर बात की जाए तो इसमें भी बच्चे की कुछ स्पेसिफिक फेस के जो है वो फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि मे बी ये बच्चा विद डाउन सिंड्रोम या विद जो है माइक्रोडिलीशन सिंड्रोम हो। सही। अगर हम मोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो एक तो ये कि इन बच्चों का जो फोरहेड होता है वो शॉर्ट होता है। ओके। लाइक नॉर्मल जो हमारे फोरहेड की जो एक लेंथ होती है ना ये उससे शॉर्ट होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसकी रिलेट करी या सेम है डाउन सिंड्रोम के साथ वो ये है कि इन बच्चों में हाइपरटिलोरिज्म होता है। हाइपरटिलोरिज्म क्या है? हाइपरटिलोरिज्म में ये होता है कि बिटवीन द आइज जो ये स्पेस है हमारी ये इन बच्चों में ज़्यादा होती है। अच्छा। लाइक नॉर्मली तो हमारी ये थोड़ी सी स्पेस है लेकिन इन बच्चों की आइज के बिटवीन ये वाली जो स्पेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा होती है जिसको हम लोग हाइपरटिलोरिज्म लेबल करते हैं। सही। इसके अलावा अगर हम लोग इन बच्चों के टोन की बात करें तो जिस तरह डाउन सिंड्रोम के बच्चों में हाइपो रिफ्लेक्सिया और हाइपोटोनिया होता है कि उनका टोन भी कम होता है, रिफ्लेक्सेस भी कम होते हैं, इसी तरीके से सेम इसमें भी बच्चे का ओवरऑल जो टोन होता है वो कम होता है, रिफ्लेक्सेस भी बच्चे के कम होते हैं। ठीक है। अगर हम इनके माउथ की बात करें तो इनका जो लोअर जॉ होता है ना ये स्मॉल होता है। अच्छा। ये लोअर जॉ इनका स्मॉल होता है और इनका जो पैलेट होता है इनका हाई आर्च्ड पैलेट होता है। ओके। जो कि बिल्कुल विजिबल होता है जब हम एक्सपोज करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इसकी रिलेट करती है डाउन सिंड्रोम के साथ, क्योंकि डिजीजेस दोनों जेनेटिक है तो दोनों में जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं। तो कुछ ये फीचर्स है जिसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये बच्चा हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम इसके बात करें कि इसकी कॉजेज़ के हवाले से तो हमने थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में बात की, बट मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप डिटेल्ड हमारे व्यूअर्स के साथ हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें कि इससे जो मुतासर बच्चे होते हैं यानी कि माइक्रोडिलीशन सिंड्रोम से मुतासर जो बच्चे होते हैं क्या कॉजेज़ क्या होती हैं और क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस सिंड्रोम के अकॉर्डिंग सामने आते हैं? जी, अगर हम लोग सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो स्टडीज़ जिस पे जितनी भी ज़्यादा स्टडीज़ हुई है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेजर जो रिस्क फैक्टर है वो है एज, जो कि हमें भी पता है कि जितनी हमारी एज ज़्यादा होती है इतनी जो हमारे जीन्स है इसमें म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे पास लाइक अगर एज जो है मदर की एज
या फादर की एज, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो मदर की एज है। अगर मदर की एज 35 या अबव है तो ज़्यादा चांसेस है जेनेटिक म्यूटेशन के। ऑलरेडी हमें ये चीज़ पता है, जिस तरह डाउन सिंड्रोम में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो उस केस में क्या होता है कि इस केस में भी सेम डाउन सिंड्रोम की तरह कि अगर मदर की एज 35 या 35 अबव है तो ज़्यादा चांसेस है कि म्यूटेशन हो जाए, क्रोमोसोम का कोई भी एक टाइनी सा सेगमेंट जो है वो मिस हो जाए। तो ऑटोमेटिकली बच्चे में वो फिर सारी करेक्टरिस्टिक्स और वो सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वो ये है कि अगर फैमिली में कहीं रन कर रहा है, अगर फैमिली में कहीं पे है तो ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन चांसेस है कि मे भी कहीं ना कहीं से वो चीज़ जो है वो आगे, यानी कि ये जेनेटिकली भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में इसकी एक जो टाइप है बेसिकली कॉमन, उससे स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके एग्जांपल से। जैसा हमारे पास है 5q31.3 माइक्रोडिलीशन सिंड्रोम। जिस तरह मैंने पहले बात की कि इसके लोकेशन और जहाँ पे क्रोमोसोम जो है बेसिकली उसका कौन सा पार्ट मिसिंग है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है लेबल किया गया। ठीक है। जो 5q31.3 जो माइक्रोडिलीशन सिंड्रोम है बेसिकली, तो उसका जो कॉज यही है कि क्रोमोसोमल चेंजेस है। अब वो क्रोमोसोमल चेंजेस जैसा नाम से शो हो रहा है कि वो क्रोमोसोम 5 का एक टाइनी सा सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। उसकी जो पोजीशन होगी वो 31.3 पोजीशन पे होगा, और उसका जो लॉन्ग क्यू सेगमेंट, जो लॉन्ग क्यू आर्म होता है बेसिकली क्रोमोसोम का, वो डिलीट हो जाता है इसमें। अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए हमें पता है बहुत सारे हमारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। उसके अंदर जीन होता है जो कि हमारी हमारे आइज का कलर, हमारा सब कुछ तकरीबन वही डिसाइड करता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह 5q31.3 की मैं बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम का सेगमेंट मिस हो गया तो इसमें तकरीबन 3 जीन्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं। अच्छा। अपने साथ। अब उन 3 जीन्स का जाहिर सी बात है हर एक जीन का अपना अपना रोल था। कोई रोल था, बिल्कुल था। अब उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पोरा जीन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। वो बेसिकली क्या करती है कि वो एक प्रोटीन बनाती है जिसको हम लोग PUR अल्फा प्रोटीन कहते हैं। अच्छा। अब ये जो प्रोटीन है बेसिकली ये इसका फंक्शन सेल में काफ़ी जगहों पे है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि ये ब्रेन की नॉर्मल डेवलपमेंट इसका काम है। इसके अलावा जो हमारा माइलिन शीट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल कंडक्शन के लिए। माइलिन शीट बेसिकली एक कवरिंग होती है नर्व के ऊपर जो कि स्पीड अप करती है इम्पल्स की ट्रांसमिशन को। ठीक है। तो हमारा उसकी प्रोडक्शन, माइलिन की प्रोडक्शन और इसकी मैच्योरेशन दोनों इसका काम है। सही। इसके अलावा जो नर्व्स है इनकी ग्रोथ और डिवीजन भी इसका काम है। डीएनए की रेप्लिकेशन और उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है जीन की वो भी इसका काम है। सही। तो ये सारी चीजें। अब अगर ये जीन जो है बेसिकली डिलीट हो गया तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा जो इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसका मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चे पे इफेक्ट आएगा। बच्चे के सारे जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस है या जो बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है बेसिकली वो सारे डिले हो जाएंगे क्योंकि बच्चे की टोन बहुत कम होगी, बच्चे को हाइपोटोनिया हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चा होगा वो सीजर्स के साथ प्रेजेंट करेगा। अब सीजर्स के साथ क्यों, जैसे मैंने बताया कि इसका माइलिन की प्रोडक्शन वो भी डिले हो जाएगी और उसकी मैच्योरेशन भी डिले हो जाएगी। तो जब माइलिन नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स है बेसिकली उसकी कंडक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चा सीजर्स के साथ और भी बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो है वो बच्चे में आ जाते हैं जिसके साथ बच्चा प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से। ठीक है जी। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब बताती चलूँ कि जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रिफा FM 102.2 से बराह रास्त नशर होने के साथ साथ ये हमारा प्रोग्राम लाइव हमारा जो फेसबुक पेज है रिफा FM 102.2 का, वहाँ पे भी इस वक्त ये लाइव प्रोग्राम जो है वो नशर किया जा रहा है, जिसको देख रहे हैं अमजद अली, मारिया नवाब और नाजमा नवाब। ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं और साथ में एक सवाल भी शेयर किया है कि माँ को किस तरह से पता चलेगा कि उसका बच्चा किसी भी लिहाज से इस माजूरी का शिकार है और वो क्या अलामात हैं जो कि माँ अगर अपने बच्चे में देखे तो वो डॉक्टर से या CDC से रब्ता करे इसके हवाले से। तो मेरा ख्याल अभी आगे हम सिम्टम्स की बात कर ही रहे हैं तो इसी पॉइंट पे आ रही हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा,
जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन किया, बस आगे मैं यही इसी पॉइंट पे आ रही थी कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या साइंस हो सकते हैं जो हम इन क्या बच्चों में अलामात हो सकती हैं, एग्जैक्ट जिससे क्या तशखीस अलामात हो किया सकते जाए। हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि अच्छा ये बच्चा इस कंडीशन के साथ है या कोई और इससे रिलेटेड कंडीशन, जेनेटिक कंडीशन के साथ है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बच्चे होंगे इनके सारे माइलस्टोन्स डिले होंगे। अब मैं पेरेंट्स के लिए बताती जाऊँ जिनको माइलस्टोन्स का नहीं पता, माइलस्टोन्स बेसिकली नॉर्मल जो ग्रोथ के स्टेजेस है बच्चे के, कि लाइक बच्चे ने नेक होल्डिंग कब करनी है, लाइक गर्दन कब संभालना है, बच्चे ने बैठना कब स्टार्ट करना है, बच्चे ने क्रॉलिंग कब स्टार्ट करनी है, बच्चे ने खड़ा होना कब स्टार्ट करना है, वॉक कब स्टार्ट करनी है, रनिंग जंप जो भी, वो मैं नॉर्मल जो टाइम एक ड्यूरेशन होता है वो मैं पेरेंट्स के लिए शेयर कर लेती हूँ ताकि पेरेंट्स को पता चले कि एक नॉर्मली एक बच्चे के जो लाइफ के स्टेजेस है वो कब कब अचीव होने चाहिए, और अगर इससे डिले है तो फिर किस किस तरह से कौन कौन से कंडीशंस के साथ बच्चा प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, एक तो ये कि माइलस्टोन बच्चे के सारे डिले होंगे। अगर आपके जैसे 3 से 4 मंथ में बच्चा जो है वो अपने गर्दन को संभालना स्टार्ट कर लेता है, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आपके बच्चे ने अभी तक गर्दन नहीं संभाली, ठीक है, तो तशवीश की बात है कि क्यों नहीं संभाली, क्या वजह हो सकता है। जिस तरह हमारे पास इस डिजीज़ के साथ जो हमारे पास बच्चा है वो 3 साल का है, लेकिन स्टिल अभी तक उसकी जो फर्स्ट माइलस्टोन होता है जो गर्दन संभालने वाला, अभी तक उसने गर्दन भी नहीं संभाली, हालांकि वो 3 साल का है, जो कि 3 से 4 महीने में बच्चा नॉर्मली जो है वो गर्दन को संभाल लेता है। सही। दूसरी बात ये कि बच्चे की टोन कम होगी, आपका जो बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लॉफी होगा। ठीक है। जिस तरह आप बच्चे को उठाएंगे ना तो उसके हाथ पैर बस यूं ऐसे ही, जिस तरह लाइक बिल्कुल जिस बच्चे में टोन नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल इस तरह हल्का फुल्का सा, और वो से मतलब वो उसके बिल्कुल नरम सा होगा कि लाइक उसमें जान ही नहीं होगी कि अपने हाथ पैरों को जो है वो इस तरह फ्लेक्स पोजीशन में रखे, बस वो जिस तरह से आप उसको उठाएंगे हाथ पैर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे। इन बच्चों को जाहिर सी बात है टोन कम है तो उसकी वजह से स्वेलिंग में इशू होगा। इन बच्चों को ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और कभी कभी ब्रीदिंग इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं जी। और इसके अलावा इन बच्चों का जो इनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट फेस होता है इनका, एक्सप्रेशनलेस फेस होता है। जाहिर सी बात है अब अगर टोन कम है तो एक्सप्रेशन कहाँ से आएंगे? ये तो जब बच्चे की टोन पे हम काम करते हैं, टोन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो तब जाके जो है वो बच्चे के एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली जो है वो हमें विजिबल होते हैं। इसके अलावा बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज होंगे, बच्चे की स्पीच भी डिले होगी, और जब बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसकी जो लर्निंग होगी उसमें उसको डिफिकल्टी आएगी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो है वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है वो जो स्लीप साइकिल होता है बच्चे का वो बहुत डिस्टर्ब रहता है इसकी वजह से। क्या तो स्लीप ज़्यादा होती है, कम होती है? डिस्टर्ब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चूंकि मैंने इससे पहले बताया कि ये बच्चे सीजर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, लाइक फिट्स जिनको, ठीक है। अब उसमें अगर बच्चा जिस तरह हमारे पास जो भी बच्चा आता है उसका भी ये बहुत ज़्यादा मसला है कि जब मेडिकेशन देते हैं तो उसकी वजह से वो मेडिकेशन में ना बच्चा वो उसमें सेडेटिव उसका इफेक्ट होता है तो बच्चा ड्राउजी रहता है। तो उसकी अम्मी जब लेकर आती तो वो कहती है कि मैं इसको सुबह अगर मेडिकेशन दूँ तो ये पूरे दिन जो है या आधे दिन ये मेडिकेशन के इफेक्ट की वजह से सोया रहता है, फिर पूरी रात ये जागा रहता है। सही। हालांकि अब मेडिकेशन रात को वो नहीं दे सकती। तो इस तरह से इनका स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, या तो दिन को बहुत ज़्यादा सोए रहते हैं या जागे रहते हैं या रात को, तो इस तरह से नींद इनकी वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से, कुछ इनके अपने कंडीशन की वजह से। सही हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत ही आपने डिटेल में बताया कि क्या इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और इस तरह के जो बच्चे इस सिंड्रोम से मुतासर जो बच्चे होते हैं उनके ख़ास तौर पे जो उनके फेशियल फीचर्स हैं वो किस तरह से होते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं एक जो बहुत और इम्पॉर्टेंट एक सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट के हवाले से जो है ना अगर हम बात करें तो इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से मुमकिन है। और यहीं पे एक और सवाल भी मैं शामिल करना चाहूँगी। राजा हसन जो हैं वो सवाल करें कि पहले आप सेहतमंद बच्चे के बढ़ने की मुकम्मल अलामात बताएं और फिर एक एक करके इस तरह के बच्चों की अलामात बताएं ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकें। वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो हमने अलामात बताई हैं उसमें शायद उनको थोड़ा सा कोई रही है, उनको कन्फ्यूजन रही है, तो अगर उनके हम ट्रीटमेंट पे जाने से पहले
उनके अगर इस सवाल का अगर हम जवाब जब दे इससे पहले सकें। बात की माइलस्टोन्स की, तो मैंने कहा कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो माइलस्टोन्स है कि इन बच्चों के जो एक कह ले कि एक मेजर जो पॉइंट होता है सही, वो इनका माइलस्टोन्स का होता है कि इनके माइलस्टोन्स डिले होते हैं। जब मैं अभी नॉर्मल बताऊंगी कि एक नॉर्मल बच्चे के लाइफ के जो स्टेजेस है या जो माइलस्टोन्स है वो कब कब अचीव होने चाहिए, सही, तो आप जो है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है उनके साथ कंपेयर करें कि आया आपका जो बच्चा है या जिन बच्चे को आप जानते हैं जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे, तो कंपेयर करें कि उनके जो माइलस्टोन्स है आया वो अब तक इस लेवल पे अचीव हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो सही। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। काफ़ी हेल्प हो जाएगी, बिल्कुल सही। ओके, माइलस्टोन्स बेसिकली जो ग्रोथ के स्टेजेस हैं, सबसे पहले नॉर्मली जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ठीक है, उसका जो पोस्चर होता है वो फ्लेक्स पोस्चर होता है, लाइक सी शेप। ठीक, उसकी जो स्पाइन होती है वो सी शेप होती है, सी शेप, ठीक है, okay। नॉर्मली दिस इज़ नॉर्मल। अब क्या होता है कि 6 to 8 वीक्स में 6 to 8 वीक्स में क्या होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक जो नॉर्मल सुपाइन पोजीशन होता है उससे प्रोन में आना स्टार्ट करता है। ओके, जिस तरह लाइक उल्टा लेटना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग टमी टाइम कहते हैं 6 to 8 वीक्स में। ठीक ये है, एक नॉर्मल स्टेजेस है कि ये बच्चा खुद इसको अचीव करता रहता है। तो 6 to 8 वीक्स में देखें कि बच्चा, आपका जो बच्चा है अगर वो 6 to 8 वीक्स का है तो आया उसका टमी टाइम स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 6 to 8 मंथ्स, 6 to 8 मंथ्स में क्या होता है कि जो 6 मंथ्स होते हैं उसमें बच्चा सिटिंग स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वो सी शेप जो कर्व पोस्चर होता है ना उसके साथ सिटिंग करते हैं। ठीक है, 8 मंथ्स में क्या होता है कि बच्चा सिटिंग स्टार्ट कर लेता है, लेकिन अब जो वो सिटिंग करेगा ना तो वो स्ट्रेट बैक के साथ करेगा। ओके, अब उसका बैक स्ट्रेट होगा। सही, फिर उसके बाद हमारे पास 8 to 9 मंथ्स में नॉर्मली बच्चा क्रोलिंग स्टार्ट कर लेता है। अगर है। एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा है तो आप देखें कि 8 to 9 मंथ्स का है अगर, तो उसको क्रोलिंग अब तक स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही, फिर उसके बाद हमारे पास 10 मंथ्स में क्या होता है, 10 मंथ्स में बच्चा जो है वो स्टैंडिंग स्टार्ट कर लेता है, लेकिन फर्नीचर या कोई भी चेयर किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके, हाँ, पकड़ किसी के। भी चीज़ का सपोर्ट लेके, लाइक फर्नीचर वगैरह का सपोर्ट लेके वो स्टैंडिंग स्टार्ट कर लेते हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद बच्चा 1 साल का है। जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो बच्चा क्या कर लेता है कि वो स्टैंडिंग स्टार्ट कर लेता है, लेकिन अब जो वो स्टैंडिंग करेगा वो विदाउट सपोर्ट करेगा। अब सपोर्ट की ज़रूरत उसे नहीं है, लेकिन अब जो स्टैंडिंग करेगा ना तो वो वाइड बेस के साथ करेगा। वाइड बेस ये है कि नॉर्मली अगर मेरा एक पाँव यहाँ है और एक यहाँ है तो इस बच्चे का एक पाँव यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, अच्छा, जस्ट फॉल को प्रिवेंट करने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए। तो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ वो अब स्टैंडिंग कर लेगा। ठीक है, सही, सही। अब हमारे पास 15 मंथ्स में क्या हो जाता है, जब बच्चा 15 मंथ्स का होता है तो बच्चा वॉक स्टार्ट कर लेता है, बिल्कुल स्टेडीली जो है वो बच्चा वॉक स्टार्ट कर लेता है। और फिर 2.5 ईयर्स में रनिंग और जंपिंग बच्चा स्टार्ट कर लेता है। सो ये हमारे पास जो स्टेजेस है ये नॉर्मल जो एक डेवलपमेंटल स्टेजेस है नॉर्मली बच्चे के। तो इस टाइम में बच्चे को ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा ऐसा है कि अभी तक वो इतने टाइम का हो चुका है लेकिन इसका ये माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ जो नॉर्मली होना चाहिए, तो इसका मतलब है कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई इशू है। और इसके पीछे जो माइलस्टोन्स के डिले होने के पीछे एक तो ये है कि ब्रेन की एनाटॉमी सारा कुछ, वो तो चीज़ें है कि डेवलपमेंटल डिले आता है, सारा कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, लेकिन इसके पीछे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो बच्चे की मसल टोन होती है। मसल टोन होती है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि डाउन सिंड्रोम में भी और माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम में भी इसमें बच्चे की सीवियरली मसल टोन जो है वो कम होती है। जब अगर मसल में टोन नहीं है तो फिर बच्चा कैसे एंटीग्रेविटी मसल को यूज करके स्टैंडिंग स्टार्ट करे, बच्चा एंटीग्रेविटी मसल के अगेंस्ट कैसे अपने आर्म को उठाए, कैसे जो है वो अपने माउथ से सकिंग स्टार्ट करे, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इफेक्ट होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आई होप कि राजा हसन साहब आपको इसका अंदाज़ा हो चुका होगा, आपका सवाल का जवाब जो है वो आपको मिल चुका होगा। सो अगर आपके अराउंड या आपके अपने घर में या इस तरह का कोई बच्चा आपके जाने में कहीं है तो आप यकीनन उस बच्चे को CDC तक मुतारिफ़ करवा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। CDC के राब्ते का नंबर है 0320786533 0320786533, ये राब्ते का नंबर है। और ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है ये वेस्टरिज 1 में अताउल हक रोड पर ये मौजूद है। बिल्कुल सीधा सा ही उसका रास्ता है। जैसे ही आप वहाँ पे उस रोड पे आते हैं तो आपको यकीनन ये बहुत जल्द ही कुछ शुरू के घर छोड़ के आगे फिर एक इसकी बिल्डिंग है वो आपको दिखाई देगी। अभी जब मैं ट्रीटमेंट पे आऊँगी तो फिर इनको और ज़्यादा जो है वो उसे क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है तो। बिल्कुल सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम आते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करना चाहें कि इस
बीमारी का या इस सिंड्रोम की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि इसमें किस तरह से इससे मुतासिर बच्चे को या इस तरह के पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं? जी, ट्रीटमेंट में सबसे पहले जिस तरह मैंने बात की कि बच्चे की टोन कम होती है, तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट होता है या गोल होता है वो मसल टोन का होता है कि हमने बच्चे के मसल टोन पे काम करना है, उसको बढ़ाना है। उसको कैसे बढ़ाना है वो मैं डिटेल में पे डिस्कस करती हूँ अभी। इसके अलावा बच्चे के जितने भी माइलस्टोन्स डिले हैं, 1 बाय 1 हम लोगों ने इसको अचीव करना है। सबसे पहले हम लोग नेक होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर 1 बाय 1 जो है वो हम लोग अचीव करवाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बच्चे के एब्डोमिनल मसल्स पे काम करना है ताकि बच्चे को हम प्रिपेयर करें सिटिंग के लिए। सही। बच्चे के हम लोगों ने बैलेंस पे काम करना है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा एक स्पेशल नीड के साथ है तो जब बाकी सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही है तो साथ साथ उसका बैलेंस भी इफेक्ट होगा। तो बच्चे के बैलेंस पे काम करना है, बच्चे की कोऑर्डिनेशन पे काम करना है कि किस तरह से आई हैंड कोऑर्डिनेशन को जो है वो हम लोगों ने इम्प्रूव करना है, बच्चे के गेट पे काम करना है। अब मैं 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम लोग काम स्टार्ट करते हैं मसल टोन पे। अब मसल टोन को हम लोग किस तरह से बढ़ाते हैं? सिंपल, जिस तरह के हम लोग अगर हम लोगों ने मसल की लेंथनिंग करनी है उसके अपोजिट, लाइक स्ट्रेचिंग की मैं अगर बात करूँ तो हम लोग सस्टेन स्ट्रेच देते हैं और मसल की लेंथनिंग हम लोग इस तरह से स्ट्रेचिंग के थ्रू करवाते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग मसल टोन को हमने बढ़ाना है तो हम जितने ज़्यादा सिग्नल्स ब्रेन की तरफ भेजेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसके रिजल्ट में मसल टोन बढ़ेगी। ठीक है। तो हम लोग इसके लिए सिंपल फास्ट रिपीटेटिव मूवमेंट्स करवाते हैं। फास्ट रिपीटेटिव मूवमेंट्स जिस तरह या इसको कह लो फास्ट रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं। सिंपल, वो हम लोग 20 to 25 रेप्स हर एक जॉइंट की करवाते हैं। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिर उसके बाद हिप, नी और एंकल, हर एक जॉइंट की 20 to 25 रेप्स। इससे भी ज़्यादा हम लोग रेप्स कभी कभी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं अगर बच्चे को की ज़्यादा नीड है। सही। तो हम लोग हर एक जॉइंट की फास्ट रिपीटेटिव मूवमेंट्स या फास्ट रोम्स करवाते हैं जिससे बच्चे की टोन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसमें सिंपल यही होता है कि जब हम मूवमेंट करवाते हैं फास्ट पार्ट तो उसमें क्या हो जाता है कि ब्रेन की तरफ सिग्नल्स ज़्यादा जाते हैं और ज़्यादा मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और ऑटोमेटिकली बच्चे की मसल टोन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने फर्स्ट जो माइलस्टोन है वो नेक होल्डिंग का है, उसको हमने अचीव करवाना है। नेक होल्डिंग को हम लोग किस तरह से अचीव करवा सकते हैं कि उसमें हम लोग वेज पे जो वेज होता है, अगर घर में वेज नहीं है तो कोई भी पिलो ले ले आप, इस बच्चे को हम लोगों ने उल्टा लिटाना है। बच्चे को उल्टा लिटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे की जो नेक होती है और हेड होता है वो ऑफ द बेड होता है या ऑफ द वेज होता है। सही। हम लोग नेक पे स्टिमुलेट करते हैं अपने हाथ से बच्चे को और बच्चा जो है वो ट्राई करता है कि वो अपने नेक को अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट करे। ठीक है। टोन पोजीशन। इसमें डॉक्टर साहब, इसमें शायद आज हमारे पास यहाँ पे इस वक्त प्रोग्राम में कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं। जी। तो उनका तस्करा भी हम करेंगे या उनको हम लेटर ऑन स्टेज पे अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे और साथ में आप उसको ब्रीफ भी करेंगे? मैं पहले ये बता दूं, फिर लास्ट में हम लोग उनको जो है वो प्ले कर देते हैं ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए, ताकि एक दफ़ा पहले उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ज़बानी बता दें। जी। तो हम लोग नेक होल्डिंग इस तरह से करवाते हैं। इसके साथ साथ नेक होल्डिंग के साथ साथ मसल टोन पे भी काम करें, नेक होल्डिंग पे भी काम करें। उसके साथ हम लोगों ने एब्डोमिनल्स पे भी काम करना है क्योंकि उसको हम लोगों ने सिटिंग के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है। एब्डोमिनल्स पे इस तरह से काम करते हैं कि जो एब्डोमिनल कोर मसल्स है बेसिकली उसकी एक्टिवेशन के लिए हम लोग ब्रिजिंग करवाते हैं। ब्रिजिंग में सिंपल जो है वो बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेटाया होता है, हिप और नी को फ्लेक्स करते हैं और बच्चे की पेल्विस को लिफ्ट करते हैं। इनिशियली हम पैसिव करते हैं, फिर एक्टिव असिस्टेड पे आते हैं और फिर उसके बाद एक्टिव पे आते हैं। इस तरह से हर एक एक्सरसाइज की यही स्टेज है कि इनिशियली हम पैसिव, फिर एक्टिव असिस्टेड और फिर उसके बाद एक्टिव। सही। तो ब्रिजिंग हम लोग करवाते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद हम लोग करवाते हैं 10 रिपीटेशन हम लोग इसकी करवाते हैं। नी टू चेस्ट करवाते हैं। नी टू चेस्ट इस तरह से कि हिप और नी दोनों फ्लेक्स्ड है और हम लोगों ने नीज को टूवर्ड्स द चेस्ट लेके जाना है। ठीक है। तो इस तरह से 10 to 15 रेप्स हम लोग ये करवाते हैं। ठीक है। थर्ड जो हम लोग चीज़ करवाते हैं वो कर्ल अप्स करवाते हैं, जिसको हम लोग क्रंचेस भी कहते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसमें भी ये होता है हिप और नी बच्चे की फ्लेक्स्ड है और हम लोगों ने क्या करना है कि बच्चे के दोनों लाइक जो हैंड्स है उससे पकड़ना है और बच्चे को लिफ्ट अप करना है उसके हेड को, ताकि वो अपने हेड को लिफ्ट करें। ठीक है। तो ये हम लोग एब्डोमिनल कोर मसल्स के लिए करवाते हैं। इसके अलावा पेल्विक स्टेबिलिटी पे भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हम लोग पेल्विक रोलिंग करवाते हैं। पेल्विक रोलिंग इस तरह से कि हम बच्चा जो है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, नीज़ को और हिप को हमने फ्लेक्स किया हुआ है और जो नीज़ से बच्चे को पकड़ के एक साइड पे पहले पेल्विक रोल और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड, ये भी हम लोग 10 to 15 रेप्स करवाते हैं। ये इनिशियल प्रोटोकॉल होता है बच्चे का कि बच्चे का अभी कोई भी माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ और आपके पास बच्चा आया तो इनिशियली आपने ये गोल सेट करने हैं कि आपने मसल टोन पे काम करना है, एब्डोमिनल मसल्स पे काम करना है, पेल्विक की स्टेबिलिटी पे काम करना है और नेक होल्डिंग पे। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा गोल होता है वो क्या होता है?
अगर बच्चे की टोन माशाल्लाह से बढ़ना स्टार्ट हो गई है, एब्डोमिनल मसल्स, जो एब्डोमिनल कोर मसल्स है उसमें भी अब थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो गई है, तो हमारा जो दूसरा गोल है वो हम लोगों ने बच्चे को अब सिटिंग पे लेकर आना है। सिटिंग के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, एक तो बच्चे को कॉर्नर सिटिंग कराते हैं। कॉर्नर सिटिंग इस तरह से कि कोई भी रूम का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे हम लोगों ने पिलो वगैरह रख देते और फिर उसमें बच्चे को बिठा देते विद सपोर्ट। हमने प्रॉपर्ली जो है वो मैक्सिमम सपोर्ट के साथ बच्चे को इनिशियली पकड़ा होता है, फिर हम अपने सपोर्ट को थोड़ा सा कम करते जाते हैं। अब इस कॉर्नर सिटिंग में का फ़ायदा ये है कि इससे बच्चे को लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे सपोर्ट मिल रही है वॉल की, जो दोनों साइड्स पे वॉल्स है ना उससे बच्चे को सपोर्ट मिल रही है और हमने बच्चे को सिटिंग करवाई हुई है स्ट्रेट बैक के साथ। इसी के साथ ये सिटिंग के लिए कॉर्नर सिटिंग। दूसरी हम लोग जो चीज़ करवाते हैं सिटिंग को अचीव करने के लिए वो ये है कि जिसमें वेट शिफ्टिंग भी बच्चे को सिखाते हैं और साथ साथ सिटिंग भी, कि हम लोग वेट शिफ्टिंग रोलर पे बच्चे को बिठाते हैं। हमारे पास ना डिफरेंट साइजेस के हर एक बच्चे के लिए रोलर्स हैं। अब रोलर पे हम लोगों ने बच्चे को लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये रोलर है तो इसके ऊपर मैंने बच्चे को बिठाया, हम लोग क्या करते हैं वेट शिफ्टिंग सिखाते हैं, साथ साथ सिटिंग भी हो रही है बच्चे की, पहले मैक्सिमम सपोर्ट के साथ, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम अपनी सपोर्ट को कम करते जाते हैं। बच्चे को हमने पकड़ा हुआ है, एक साइड पे हम लोग जो है वो एक पाँव पे वेट डाल रहे हैं ताकि बच्चा वेट बेरिंग सीखे, बच्चा अपने पाँव पे वजन डालना सीखे एक साइड पे और फिर इसके बाद दूसरे साइड पे। लाइक हम बच्चे को शिफ्ट करवा रहे हैं रोलर को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड, इस तरह से वेट शिफ्टिंग हम लोग करवाते हैं। अब बच्चे की सिटिंग अचीव हो चुकी है, अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो बच्चे की स्टैंडिंग। स्टैंडिंग के लिए भी इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्नर स्टैंडिंग करवाते हैं बच्चे को विद मैक्सिमम सपोर्ट इनिशियली, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट को कम करते जाते हैं। और साथ में हमारे पास हर एक बच्चे के एज के हिसाब से हमारे पास और उसको कितना सपोर्ट चाहिए उसके हिसाब से हमारे पास फ्रेम्स है, स्टैंडिंग फ्रेम्स। ठीक है, तो स्टैंडिंग फ्रेम में जो है वो हम बच्चे को खड़ा करते हैं ताकि वो अब वेट शिफ्टिंग वेट बेयरिंग सीखे बेसिकली, कि किस तरह से एक तो वेट किस तरह से शिफ्ट करना है राइट और लेफ्ट, और किस तरह से अपने पाँव पे वजन डालना है, वो चीज़ अब हम बच्चे को सिखा रहे हैं। तो जो हमारे पास फ्रेम्स है उसमें पूरा का पूरा उसमें बेल्ट्स और हर चीज़ लगी होती है, और फ्रंट से भी सपोर्ट होता है, बैक से भी, हम उसमें बच्चे को खड़ा कर देते हैं ताकि बच्चा जो है वो अब वेट बेयरिंग करे। ठीक है, तो स्टैंडिंग के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ अब अगर बच्चे की हम स्टैंडिंग पे आए हैं तो साथ साथ हम गेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा। पैरेलल बार्स है हमारे पास जिसके एक साइड पे मिरर लगा होता है, दूसरे साइड पे भी मिरर लगा होता है, और हम जो है वो बच्चे को मिरर के सामने विद मैक्सिमम सपोर्ट जो है वो वॉक करवाते हैं, गेट ट्रेनिंग करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप गेट की तरफ लेकर आ रहे हैं। जितना बच्चे का स्टैंडिंग इम्प्रूव होगा, जितने बच्चे की लाइक जो गेट में अब इसको सपोर्ट कम चाहिए तो हम लोग उस तरीके से अपने सपोर्ट सिस्टम को कम करते जाते हैं। लाइक पहले अगर हम 2 बंदे करवा रहे थे तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम 1 बंदा, फिर उसके बाद उस सपोर्ट को भी कम से कम। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती है वैसे वैसे ट्रीटमेंट में भी चीजें जो है फर्दर प्रोग्रेस होती चली जाती है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने अब चूंकि बच्चे के बैलेंस पे भी काम करना है, कोऑर्डिनेशन पे भी काम करना है, तो हम लोग बैलेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के वोबल बोर्ड्स है, बैलेंस बोर्ड्स है, डिफरेंट सपोर्ट के साथ और डिफरेंट डायरेक्शन के। लाइक कुछ हमारे पास है जो कि रोटेशनल है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक आपको बैलेंस खुद को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कुछ हमारे पास लेफ़्ट टू राइट, तो इस तरह से हम लोग उन बोर्ड्स पे बच्चों को खड़ा करते हैं और बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा बैलेंस के और भी बहुत लाइक बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे बच्चे को जो है वो फीट टुगेदर के साथ स्टैंडिंग करवाना, सिट टू स्टैंड करवाना, फिर उसके बाद आइज क्लोज के साथ स्टैंडिंग करवाना, टेंडम स्टैंडिंग करवाना, बहुत सारी इस तरह की जो है वो हमारे पास पोजिशनिंग है जिससे हम बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन पे भी हम लोग काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन पे इस तरह से कि बच्चे कि हम लोगों ने आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस है हमारे पास, इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज और नॉन इक्विलिब्रियम एक्सरसाइजेस है कि फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चे को कहते हैं फिंगर टू नोज़। फिंगर टू नोज़ में ये कि थेरेपिस्ट ने अपना फिंगर फ्रंट पे रखा है, बच्चे को कहेगा कि आपने मेरी फिंगर को टच करना है, फिर अपनी नोज़ को टच करना है। तो जो इनिशियली जब बच्चे की कोऑर्डिनेशन बच्चे की इम्पेयर्ड होती है तो वो फिंगर को टच कर लेता है, जैसे ही नोज़ की बारी आती है तो वो यहाँ पे हाथ लगा लेता है या यहाँ पे लगा लेता है। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम और ट्रेनिंग के साथ जो है वो बच्चे की कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे फिंगर टू नोज़ हो गया, फिंगर टू फिंगर हो गया, हील ऑन शिन
कि हमने बच्चे को लिटाया, हम बच्चे को कह रहे कि आपने अपने हील को शिन पे जो है वो स्लाइड करना है। इस तरह से ये नॉन इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज है। कुछ इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज है जिसमें बच्चे को हम लोगों ने एक लेग पे स्टैंडिंग करवानी है, टेंडम स्टैंडिंग करवानी है। इस तरह से बहुत सारी जो है वो पोजीशनिंग है जिसमें बच्चे की इक्विलिब्रियम प्लस बैलेंस को हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका जो हम कहें कि माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम से मुतासर जितने भी बच्चे होते हैं उनकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसमें फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करती है उनके ट्रीटमेंट के हवाले से। और क्योंकि इसमें जो है वो मसल्स का जो कहना चाहिए ओवरऑल उनका जो टोन अप होना और जो मसल्स का डेवलप होना उसमें क्योंकि डिले होता है तो इस तरह से डिफरेंट फिजियोथेरेपी के थ्रू और फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है इसको चीज़ को थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर आयशा, यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि एहसान बट कश्मीरी जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं फेसबुक पे। इसके अलावा हसीब खान हैं वो देख रहे हैं और इसके साथ साथ एक सवाल कर रहे हैं कि सुनने और इशारा समझने को चेक करने के लिए बच्चे के साथ क्या तरीका माँ को इख्तियार करना चाहिए कि वो अंदाज़ा कर सकें कि बच्चा जो है वो सुन रहा है या इशारों को समझ रहा है। क्या इस सिलसिले में कोई होता है, कोई तरीका होता है? जी, सबसे पहले अगर सुनने की बात करें तो हेयरिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं सबसे पहले तो वो मेडिकली आप जाके बच्चे का हेयरिंग टेस्ट करवाओ। बिल्कुल सही। बच्चे की जब हेयरिंग टेस्ट होता है बेसिकली उसमें पता चल जाता है कि अच्छा बच्चे का जो मिडिल ईयर का फंक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं। नॉर्मली जो स्पेशल नीड के साथ बच्चे होते हैं उनके चूँकि उनकी रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है तो उसमें चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ दूसरी जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो होती है मिडिल ईयर के इन्फेक्शन। तो अगर एक बच्चा स्पेशल नीड के साथ है तो उसकी मिडिल ईयर के इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो रहे, रिकरेंट हो रहे तो उसकी वजह से बच्चे की हेयरिंग इफेक्ट हो जाती है। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ इसी की वजह से पहले उनकी हेयरिंग ठीक थी लेकिन इसी इन्फेक्शन रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से उनका माइल्ड हेयरिंग लॉस है या जो है माइल्ड हेयरिंग लॉस है या मॉडरेट हेयरिंग लॉस है, तो उसकी वजह से हेयरिंग इफेक्ट होती है। तो पहले तो आप ये देखें कि अगर आपके बच्चे को कोई इस तरह की रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो लाजमी पहले उनको चेक करवाएं, उनकी हेयरिंग चेक करें कि खुदा ना खास्ता कहीं उनकी हेयरिंग इफेक्ट तो इस चीज़ से नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो यही है कि बच्चे का प्रॉपरली मुआयना करवाएं, ENT स्पेशलिस्ट के पास चले जाए ताकि आपको पता चल जाए कि लाइक बच्चे की कोई हेयरिंग का इशू तो नहीं है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ जाती है, या तो बच्चे की स्पेशल नीड के साथ बच्चे की या तो हेयरिंग इफेक्ट होती है या कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जैसे मैं अगर ADHD ऑटिज्म की बात करूँ तो उनकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक है लेकिन वो अटेंशन इस तरह से अगर हम लोग उनको बुलाएंगे ना तो वो हमारी तरफ अटेंशन नहीं देते, वो हमारी तरफ देखते भी नहीं। तो हमें लगता है कि इवन अगर हम लोग इशारे से भी बच्चे को से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें या बच्चे को आवाज़ से बुलाए तो वो बच्चे इस तरह से आगे से वो इस तरह से होते हैं कि हमें लगता है कि मे भी ये बच्चा मुझे सुन नहीं रहा। हालांकि उन बच्चों की हेयरिंग बिल्कुल ठीक है, उनकी हेयरिंग टेस्ट सारा कुछ क्लियर है लेकिन उनकी डिजीज़ ऐसी है कि जिसमें बच्चा ना ही आपकी बात सुनेगा ना ही आपकी तरफ अटेंशन देगा। आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी करो, चाहे इशारे से करो चाहे मुंह से करो, लेकिन वो बच्चे आपकी तरफ नहीं देखेंगे, ना ही आपको अटेंशन, वो अटेंशन लेने या उस अटेंशन को रिस्पॉन्स करने एग्जैक्टली वो थोड़ा तो इसमें दो चीजें हो सकती है कि या तो आप हेयरिंग चेक करवाएं या फिर अगर हेयरिंग ठीक है तो फिर कोई ना कोई इस तरह से बच्चे को इशू है जिसकी वजह से वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, टॉपिक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस पर मज़ीद भी बात हो सकती है लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें प्रोग्राम को रैप अप भी करना है तो इसलिए आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगी कि इस हवाले से अगर आप पेरेंट्स को कोई मैसेज आप देना चाहें। जी, मेरी तमाम पेरेंट्स को यही मैसेज है कि अगर आपको ये तो आज हमने एक डिज़ीज़ की बात की, इस तरह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ है जिस तरह बच्चे CP के साथ, डाउन सिंड्रोम, जितने भी स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे हैं, अगर आपको बच्चे में कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है जो कि नॉर्मली बच्चे में नहीं होना चाहिए कि लाइक जिस तरह मैंने ग्रोथ के स्टेजेस की बात की, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को अभी जो है वो बैठना चाहिए लेकिन 1 साल हो गए ये अभी तक क्यों नहीं बैठा, कोई भी इस तरह की नॉर्मल चीज़ अगर आपको अपने बच्चे में नज़र आ रही है जो कि नॉर्मल एक लेवल से डेविएट कर रही है या नॉर्मली बच्चे में नहीं होनी चाहिए, तो आप काइंडली जो है ऐसे सेंटर्स, हॉस्पिटल्स जो है वो जाए, अपने बच्चे का प्रॉपर मुआयना करवाए, उसकी असेसमेंट करवाए कि इशू क्या है।
और जितनी जल्दी आप बच्चे को लेकर आएंगे उतनी जल्दी जो है आपकी जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट होगी इतनी बेहतरीन होगी, इतनी बिल्कुल जल्दी सही। जो है वो हमें आउटकम मिलेगा और आपके बच्चे का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उतनी जल्दी और उतनी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव हो सकेगा। जी। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज के हमारे इस प्रोग्राम में आने का, और जो हमारा टॉपिक है माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम, इस पे हमारे लिसनर्स के साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ इतना डिटेल में इसको डिस्कस करने का। उम्मीद करते हैं कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी एक और नए टॉपिक के साथ जो है वो फिर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। सामीन, यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अगर ज़िंदगी रही तो यकीनन आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।